हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीछे में स्ट्रीम क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे बल तथा गति। गति चैप्टर का जो भौतिक विज्ञान का चैप्टर है, कक्षा 9 को पढ़ रहे थे हम लोग। यह लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको बताया था कि न्यूटन के 3 नियम होते हैं। और प्रथम नियम का स्पष्टीकरण तथा प्रथम नियम क्या था, और दूसरा नियम का स्पष्टीकरण तथा दूसरा नियम क्या था, और तीसरे नियम का स्पष्टीकरण तथा तीसरा नियम क्या था। मैंने आपको बताया था कि तीसरा नियम क्या होता है। तीसरा नियम मैंने बताया था कि जब किसी वस्तु पे हम लोग बल लगाते हैं तो वह अभी वस्तु हम लोग पे उतना ही बल लगाती है, लेकिन विपरीत दिशा में लगाती है। परिमाण सेम, परिमाण बराबर होता है, लेकिन दिशाएं विपरीत होती है। हमारे द्वारा लगाया गया बल उस वस्तु पे अगर धन दिशा रहेगा तो वह वस्तु द्वारा हम लोग पे लगाया गया बल ऋण दिशा में लगाया गया बल होगा। ठीक है, तो हम लोग ने यही न्यूटन का तीसरा नियम पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के तीसरे नियम पर उदाहरण। तो उदाहरण हम लोग का क्या है, उदाहरण हम लोग का एक दिया है कि यहाँ पे एक उदाहरण दिया है कि कुएं से जल खींचते हैं हम लोग। कुएं से जल खींचता हुआ व्यक्ति अचानक रस्सी जब टूट जाता है तो जो व्यक्ति होता है पीछे की ओर क्यों गिर जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब कुएं से कोई व्यक्ति जल को खींचता है तो रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति पीछे की ओर क्यों गिर जाता है। यह न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, देखिए ये ऐसे आपका एक कुआं है, इसको हम लोग लिख देंगे कुआं। ये कुआं है, ठीक है। और यहाँ पे एक व्यक्ति है, यहाँ पर एक व्यक्ति है। व्यक्ति द्वारा इसमें एक रस्सी गया है और रस्सी से एक इसमें ऐसे बाल्टी है, ऐसे बाल्टी है, बाल्टी है। ये कुआं है और ये व्यक्ति है। व्यक्ति के हाथों से यह बाल्टी फंसा हुआ है, मतलब व्यक्ति रस्सी से बाल्टी को खींच रहा है या पानी निकाल रहा है। इसमें पानी है, मान लीजिए कुआं में पानी है, पानी निकाल रहा है। तो जब व्यक्ति पानी निकालता है तो ये पला जो बाल्टी होती है, बाल्टी में जल भरा आता है। तो हम लोग जानते हैं कि जल में भार होता है। जब भार किसी वस्तु में भार होता है तो बल भी होता है। तो जब व्यक्ति इस पे बल लगाएगा, व्यक्ति इस पे जब बाल्टी को खींचेगा तो बल लगाकर खींचेगा, जब उस पे बल लगाएगा तो बाल्टी भी उस पर उतना ही बल लगाएगी। मतलब मान लीजिए कि व्यक्ति द्वारा लगाया गया बल 5 न्यूटन है तो बाल्टी भी 5 न्यूटन लगाएगी, लेकिन व्यक्ति इधर इस दिशा में लगाएगा और बाल्टी इस दिशा में लगाएगी। मैंने आपको बताया था कि न्यूटन के तीसरे नियम में हमारे द्वारा लगाया गया है बल और वस्तु के द्वारा हमारे ऊपर लगाया गया है बल दोनों बराबर होता है, लेकिन दिशाएं विपरीत होती है। यह इधर लगाएगा तो यह वस्तु हम लोग के साइड लगाएगी। तो जब व्यक्ति पानी को खींचता है, जब हम लोग ऐसे पानी को खींचेंगे, बाल्टी को खींचेंगे तो रस्सी टूट जाती है, क्योंकि उस पर बल लगाया जा रहा है। जब रस्सी टूट जाती है तो प्लास्टिक का जो बाल्टी होता है या बाल्टी द्वारा हमारे ऊपर लगाया गया बल समाप्त हो जाता है, इसलिए व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे पेपर में इसको, तो पेपर में हम लोग ऐसे लिखेंगे कि कुएं से जब कोई व्यक्ति पानी खींचता है तो पानी को खींचते समय पानी में कुछ भार होता है, भार होने के कारण पानी में बल होता है। तो वह बल जितना हम वस्तु पे बल लगाते हैं, मतलब बाल्टी को खींचते समय जितना हम लोग बल लगाएंगे, बाल्टी भी हम लोग पे उतना ही बल लगाती है, लेकिन विपरीत दिशा में लगाती है। जब हम लोग पर भी उतना ही बल लगाएगी, हम लोग भी उतना ही बल लगाएंगे तो रस्सी टूट जाती है। रस्सी पर अधिक बल होने के कारण रस्सी टूट जाता है, जिससे हमारे द्वारा बाल्टी पर लगाया गया बल समाप्त हो जाता है और बाल्टी द्वारा हम लोग पे लगाया गया बल समाप्त हो जाता है। मतलब बल मेरा बल उस पर न काम करेगा, न उसका बल मेरे ऊपर काम करेगा। तो जब रस्सी टूट जाती है तो व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है, क्योंकि अचानक बल हटने से व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। तो यही कारण है कि कुएं से जब कोई व्यक्ति पानी को खींचता है तो रस्सी टूट जाने से व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। तो ये प्रश्न आपका था कि कुएं से जब कोई व्यक्ति पानी को खींचता है तो रस्सी टूट जाने से व्यक्ति पीछे की ओर क्यों गिर जाता है। तो इसका आंसर यही होगा। तो यह न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को फॉलो करता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि क्रिया प्रतिक्रिया नियम के कारण या न्यूटन के तीसरे नियम के कारण ही व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। ठीक है, कुछ लड़कों को न्यूटन का तीसरा नियम नहीं समझ में आया होगा, तो हम लोग सबसे पहले न्यूटन का तीसरा नियम फिर से पढ़ेंगे। तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या था, यहाँ पे एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। मान लीजिए कि यह कोई वस्तु है, ये एक वस्तु है और यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, ऐसे एक व्यक्ति है और यहाँ पर वस्तु है, यहाँ पे एक व्यक्ति है, ऐसे बना देते हैं। ठीक है, ये एक व्यक्ति है, तो ये व्यक्ति है, एक वस्तु है। तो जब यह व्यक्ति इस वस्तु पे बल लगाता है, मान लीजिए कि 10 न्यूटन का बल लगाया, इस व्यक्ति ने इस वस्तु पे 10 न्यूटन का बल लगाया। तो यह वस्तु को जब इधर 10 न्यूटन का बल लगाएगा तो यह जो वस्तु है
यह अभी इस व्यक्ति पर 10 न्यूटन का बल लगाएगी। तो न्यूटन ने क्या बताया था? न्यूटन का तीसरा नियम यही था कि जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो वस्तु भी हम लोग पर उतना ही बल लगाएगी। परिमाण यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 न्यूटन यहाँ पर भी है, 10 न्यूटन यहाँ पर भी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज बोलना आप लोग को बहुत आवश्यक है कि जब हम लोग किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो वस्तु भी हम लोग पर उतना ही बल लगाती है, लेकिन विपरीत दिशा में लगाएगी। हम इस दिशा में लगा रहे हैं, मान लीजिए कि हम इस दिशा में लगाए थे और वस्तु इस दिशा में लगा रही है, तो विपरीत दिशा है। तो हम लोग न्यूटन का तीसरा नियम लिखेंगे कि जब हम लोग किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हम लोग पे उतना ही बल लगाती है, लेकिन विपरीत दिशा में लगाती है। हमारे द्वारा लगाया गया बल और वस्तु के द्वारा लगाया गया बल दोनों बराबर होता है, लेकिन अगर हमारे द्वारा लगाया गया बल मान लीजिए कि प्लस दिशा में लगाया है व्यक्ति, तो वस्तु माइनस दिशा में लगाएगी। मतलब अपोजिट डायरेक्शन या विपरीत डायरेक्शन आप लोग कह सकते हैं कि विपरीत दिशा में बल लगाएगी। तो न्यूटन ने तीसरे नियम में यही बताया था कि जब किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो वह अभी वस्तु हम लोग के ऊपर उतना ही बल लगाएगी, लेकिन विपरीत दिशा में लगाएगी। दो हमारे द्वारा लगाया गया बल और उसके द्वारा लगाया गया बल दोनों विपरीत दिशा में होंगी, दिशाएं विपरीत होंगी। ठीक है, यही न्यूटन का तीसरा नियम था। तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है। तो यह कुएं वाला उदाहरण आप लोग को समझ में आ गया होगा। न्यूटन का तीसरा नियम क्या था, यह अभी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या था। तो अब हम लोग यह चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। बस इसका एक टॉपिक और बचा है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, जो कि हम सवाल लगाएंगे, संवेग का सवाल लगाएंगे तो उस टाइम इसको हम बता देंगे। तब हम लोग आज सवाल लगाएंगे। तो सवाल में हम लोग का पहला सवाल यहाँ पे दिया है ना, किसी 50 ग्राम की एक वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें उत्पन्न त्वरण की गणना कीजिए। तो पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि यहाँ पे दिया है 50 ग्राम की एक वस्तु। तो 50 ग्राम क्या है? द्रव्यमान दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे द्रव्यमान को हम लोग यम से दिखाते हैं, तो यम बराबर 50 ग्राम। यहाँ पर मैंने आपको गति वाले चैप्टर में यही बताया था कि जब भी द्रव्यमान कहेगा तो द्रव्यमान को हम लोग केजी में बदल देंगे। तो यहाँ पे जो ग्राम दिया है उसको हम लोग केजी में बदल देंगे। द्रव्यमान ग्राम में देगा तो केजी में हमेशा बदलते हैं, बदल कर सवाल लगाते हैं। यहाँ पे ग्राम दिया है, ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं हम लोग। यहाँ पे लिख देंगे 50 बटे 1000, 1000 ये केजी, इतना केजी हो जाएगा। कह रहा है कि किसी वस्तु पे जब हम लोग, कोई वस्तु है जो 50 ग्राम की है, उस पर हम लोग 1 न्यूटन का बल लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बल, बल को यब से दिखाते हैं, तो यब बराबर 1 न्यूटन। और बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे न्यूटन। इसको हम लोग परिवर्तित चेंज नहीं करेंगे क्योंकि बल का मात्रक ही न्यूटन होता है। यहाँ पे द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, लेकिन ग्राम में दिया था तो ग्राम को केजी में चेंज किया गया है। और आपसे पूछ रहा है कि उत्पन्न त्वरण ए का मान ज्ञात कीजिए। त्वरण को ए से दिखाते हैं, जो कि इंग्लिश शब्द है। इंग्लिश शब्द मतलब एक्सीलरेशन, इंग्लिश में इसे एक्सीलरेशन कहते हैं, त्वरण। तो त्वरण हम लोग को निकालना है। तो हम लोगों ने मैंने आपको बताया था कि न्यूटन के दूसरे नियम का जो फार्मूला होता है, न्यूटन का दूसरा नियम क्या होता है, जब किसी वस्तु पे हम लोग बल लगाते हैं तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। और त्वरण उत्पन्न होता है तो वह त्वरण और वस्तु का द्रव्यमान का गुणनफल आपका बल कहलाता है। तो न्यूटन का दूसरा नियम यह बराबर यम में था, जिसे मैंने सिद्ध करना आप लोग को बताया था। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यह बराबर यम में, यह बराबर यम में से, यह बराबर यम में का मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। यहाँ पे बल आपको दे दिया है 1 न्यूटन, द्रव्यमान दे दिया है 50 बटे 1000। त्वरण आप लोग को निकालना है, ये त्वरण ए को निकालना है। तो यहाँ से गुणा कर देंगे, फिर ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा 50, 50 ए बराबर 1000। तो आप लोग को यफ ए निकालना है, तो 1000 बटे 50, 50 से जब भाग देंगे इसको तो आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। सभी भौतिक राशियों का मात्रक आप लोग को याद करना पड़ेगा कि बल का मात्रक न्यूटन होता है, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है, और द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, या ग्राम कह सकते हैं। लेकिन ग्राम को सीधे हम लोग चेंज कर देंगे केजी में। ग्राम को केजी में चेंज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं ये सब आप लोग को याद करना पड़ेगा। तो ये हम लोग को पहला क्वेश्चन दिया था कि द्रव्यमान 50 ग्राम और बल दिया था 1 न्यूटन, तो त्वरण पूछ रहा था। तो पहले हम लोग द्रव्यमान को केजी में चेंज कर देंगे, और बल 1 न्यूटन दिया है और एक्सीलरेशन पूछ रहा था, तो यह बराबर यम में फार्मूला से हम लोग एक्सीलरेशन को निकाल देंगे। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग लगाएंगे दूसरे क्वेश्चन को। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा।
ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से न्यूटन का कोई भी एक नियम आपसे पूछेगा या कोई भी एक उदाहरण आपसे पूछेगा। ठीक है, यहाँ पे अब दूसरा हम लोग का क्वेश्चन दिया है कि 9.8 गुणित 10⁻³ न्यूटन बल से। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग F बराबर 9.0 गुणित 10⁻³ न्यूटन। 10⁻³ का मतलब इसे हम लोग पहले ऐसे लिख लेते हैं। ये आप लोग देख कर डर रहे होंगे तो इसे हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि यह बराबर हो जाएगा 9 गुणित 10⁻³ का मतलब 1000। तो 1 2 3 इतना आपका न्यूटन दिया है, इतना आपका न्यूटन दिया है कि बल बराबर इतना दे दिया है आपको। और कह रहा है कि चल क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। 9000 न्यूटन बल से 5 डिब्बों को खींचा जाता है। 5 डिब्बा रखा गया है, इतना बल लगाकर उस डिब्बे को अपनी ओर खींचा जा रहा है। तो खींचा जा रहा है तो प्रत्येक डिब्बे का द्रव्यमान, एक डिब्बे का द्रव्यमान दिया है आपको 1000 kg। यहाँ पे लिखेंगे एक डिब्बे का द्रव्यमान, द्रव्यमान। तो एक डब्बे का द्रव्यमान आपको दे दिया है 1000 kg, 1000 kg। तो चूंकि प्रश्न में कह रहा है कि इतना बल लगाकर 9000 बल लगाकर 5 डिब्बे को अपनी ओर खींचा जा रहा है, तो एक डिब्बे का द्रव्यमान 1000 kg दिया है। तो आप लोग से पूछ रहा है कि तो उत्पन्न त्वरण का कल्पना कीजिए। मतलब जब हम लोग बल लगाकर उस डिब्बे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे तो उत्पन्न त्वरण, कितना त्वरण उत्पन्न होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग निकालेंगे एक डिब्बे का द्रव्यमान इतना दिया है, तो लिखेंगे हम लोग 5 डिब्बों का द्रव्यमान, 5 डिब्बों का द्रव्यमान। तो 5 डिब्बों का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 5 गुणित 1000, 1000 बराबर 5000 kg। एक डिब्बे का द्रव्यमान 1000 था तो 5 डिब्बे का हो जाएगा 5000 kg, इतना द्रव्यमान हो जाएगा। तो त्वरण आप लोग को निकालना है। तो त्वरण बराबर F बराबर मैंने बताया है कि F बराबर होता है ma, m से द्रव्यमान, a से एक्सीलरेशन और F से होता है फोर्स। तो आप लोग को क्या निकालना है, फोर्स दे दिया है 9000, त्वरण निकालना था और ये द्रव्यमान आपका दिया है 5000 और त्वरण निकालना है। तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा 9000 बटा के 5000। तो 3 0 से 3 0 कटेगा तो a बराबर हो जाएगा 9/5। अब इसे हम लोग 5 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा, एक बार में जाएगा, फिर 4 बचेगा, फिर 5 40, 1.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यही आपका त्वरण होगा कि त्वरण बराबर 1.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यही आपका त्वरण होगा। तो इस सवाल बहुत अच्छा था। इसमें दिया था बल आपको दिया था 9000 न्यूटन और एक डिब्बे का द्रव्यमान दिया है 1000 kg, लेकिन उस बल द्वारा हम लोग 5 डिब्बे को खींच रहे हैं। तो 5 डिब्बे को खींचेंगे तो यहाँ पे 5 डिब्बों का द्रव्यमान निकाल देंगे तो 5000 kg हो जाएगा। 1000 kg एक डिब्बे का, तो 5 डिब्बे का 5000 kg। तो यहाँ से हम लोग F बराबर ma के सूत्र से एक को हम लोग निकाल देंगे, त्वरण को हम लोग निकाल देंगे। तो यह आपको प्रश्न समझ में आया होगा। यह प्रश्न दूसरा था। हम लोग का तीसरा सवाल दिया है कि 2 kg का एक पिंड स्थिर अवस्था में रखा है। तो स्थिर अवस्था का मतलब मैंने गति वाले चैप्टर में बताया था कि कोई वस्तु विरामावस्था से तो चलना प्रारंभ करती है। तो विरामावस्था का मतलब u बराबर 0, प्रारंभिक वेग 0। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा है कि कोई वस्तु है जो 2 किलो का है, वो स्थिर अवस्था में। स्थिर अवस्था का मतलब u बराबर 0, मतलब उसमें वेग नहीं है। तो वेग को हम लोग प्रारंभिक वेग को u से दिखाते हैं। तो u बराबर लिखेंगे सबसे पहले 0, तो लिखेंगे u बराबर 0 मीटर प्रति सेकेंड। और वस्तु का द्रव्यमान 2 kg का है, 2 किलो का है, यहाँ पे 2 kg लिखेंगे। और हम लोग आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे कि 2 kg का एक पिंड स्थिर अवस्था में है, द्रव्यमान 2 दिया है और प्रारंभिक वेग 0 मीटर प्रति सेकंड दिया है। उस पर कितना बल लगाया जाए, मतलब इस क्वेश्चन में बल कितना होगा वही पूछ रहा है आप लोग से। तो उसमें 4 सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड का वेग उत्पन्न हो जाता है। तो कह रहा है कि कोई वस्तु है जो 2 kg की है, तो 2 kg की वस्तु है जो स्थिर अवस्था में रखी है, उस पर हम लोग कितना बल लगाए कि उस पे हम लोग 4 सेकंड तक बल लगाना है। और 4 सेकंड तक जब बल लगाएंगे तो उस वस्तु को 4 मीटर प्रति सेकंड का अंतिम वेग प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे T बराबर 4 सेकंड और V बराबर दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड। और आपसे बल पूछ रहा है, यह पूछ रहा है, ठीक है। तो यही आपका सवाल दिया है
कि प्रारंभिक वेग 0 दे दिया है, द्रव्यमान 2 kg दिया है और समय 4 सेकंड दिया है और अंतिम वेग 4 मीटर प्रति सेकंड दिया है और बल आपसे पूछ रहा है। तो सवाल आपका क्या दिया है कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान 2 है और वह वस्तु स्थिर अवस्था में है। तो स्थिर अवस्था में है तो u बराबर 0, स्थिर अवस्था में है तो पूछ रहा है कि उस पर कितना बल हम लोग 4 सेकंड के लिए लगाएं। 4 सेकंड के लिए उस पर हम लोग कितना बल लगाएं कि उस वस्तु का जो वेग है 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाए, मतलब अंतिम वेग 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाए। तो यहाँ से हम लोग को एफ निकालना है, बल निकालना है। तो बल बराबर हम लोग जानते हैं यम और ए। यहाँ पे त्वरण कहीं नहीं दिया है आपको, ए कहीं नहीं दिया है, एक्सीलरेशन आपको नहीं दिया है। तो पूछ रहा है कि बल निकालिए। तो बल निकालने के लिए यहाँ से एक्सीलरेशन की आवश्यकता होगी हमें। यम तो दे दिया है और एक्सीलरेशन आपसे पूछ रहा है, तो एक्सीलरेशन हम लोग कैसे निकालेंगे। याद करिए कि गति का प्रथम समीकरण क्या था। गति का प्रथम समीकरण था v बराबर u प्लस ए टी। तो यहाँ पे हम लोग को v भी दिया है, u भी दिया है और ए हम लोग को निकालना है और t दिया है। तो 3 चीज हमें दिया है और एक चीज निकालना है। तो v बराबर u प्लस ए टी से निकल जाएगा ए। तो ये जब हम लोग निकाल देंगे तो इस फार्मूले में रख देंगे तो बल आ जाएगा। यहाँ पे लगाएंगे हम लोग गति के प्रथम समीकरण, गति का प्रथम लिखेंगे, गति का प्रथम समीकरण, प्रथम समीकरण। तो प्रथम समीकरण में लिखेंगे हम लोग v बराबर u प्लस ए टी। तो v आपका कितना दिया है, v दिया है 4, u दिया था 0 और प्लस a और t दिया था 4, समय भी आपका 4 सेकंड दिया है। यहाँ से हो जाएगा 4, a बराबर 4, ठीक है। तो a आपको निकालना है तो 4 बटे 4, 4 में जब 4 से भाग देंगे तो एक आएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आपका त्वरण आ जाएगा a बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मतलब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ से जब हम त्वरण निकाल देंगे तो इस फार्मूले में रख देंगे तो बल आ जाएगा। तो यहाँ पे रखेंगे बल बराबर द्रव्यमान आपका दिया था 2 और त्वरण अभी निकालने 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 न्यूटन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो यह तीसरा क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसमें गति का प्रथम समीकरण का प्रयोग किया गया है। इस वाले चैप्टर में और गति वाले चैप्टर में किसी फार्मूले का किसी चैप्टर में भी यूज किया जा सकता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में किया गया है। यह क्वेश्चन बल तथा गति के चैप्टर में का है, लेकिन इसमें यूज हुआ है गति का समीकरण जो कि गति चैप्टर में का था। तो आप लोग देख सकते हैं कि बल तथा गति हम लोग पढ़ रहे हैं और गति का समीकरण यूज आ रहा है। तो आप लोग ध्यान से इसे पढ़िए। यहाँ पे u दे दिया था, m दे दिया है, t दे दिया है, v दे दिया है, यह पूछ रहा है आप लोग से। तो गति का प्रथम समीकरण लगा के सबसे पहले एक्सीलरेशन को हम लोग निकाल लेंगे। एक्सीलरेशन निकल जाएगा तो यह बराबर m फार्मूला से हम लोग बल को निकाल लेंगे। तो यही आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो हमारे पीछे में स्ट्रीम क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। यह बहुत छोटा वीडियो था, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।